और ब्रेक के बाद खबर मुरैना से है, जहां बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। अंबा थाने के अस्पताल रोड इलाके में सराफा व्यवसायी की दुकान पर 3 अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वीडियो के आधार पर अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, सीसीटीवी में ये कैद हुई हैं तस्वीरें, जिसमें 3 बाइक सवार ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और अंबा थाने के अस्पताल रोड सराफा व्यवसायी के बाहर ये बाइक सवार कट्टे से फायर करते हुए नजर आए। खबर विदिशा से है, बड़ी खबर है। 2 पक्षों में विदिशा में जमकर मारपीट हुई है। लाठी डंडे और फरसों से एक दूसरे पर हमला किया गया है। पुरानी रंजिश में बताया जा रहा है कि यह वारदात अंजाम दी गई है। हमले में 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि 9 लोग जख्मी हैं। त्योदा थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है विदिशा से, जहां लाठी डंडे और फरसों से एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। 2 गुट आमने सामने आ गए। पुरानी रंजिश इसके पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है। वारदात को अंजाम दिया गया है पुरानी रंजिश के चलते। हमले में 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं, गंभीर हालत है उनकी, और कुल 9 लोग इस हमले में जख्मी हुए हैं। फरसे से ताबड़तोड़ हमला करता हुआ एक शख्स नजर आ रहा है। ये विदिशा के त्योदा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पुरानी रंजिश इसके पीछे की वजह। और रायपुर से बड़ी खबर, रायपुर में 21 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होने जा रहा है। 11 जनवरी से शाम 4 बजे से यह मुकाबला खेला जाएगा। ऑनलाइन टिकट शुरू के 3 दिन बुक टिकट लोगों के घरों तक पहुंच जाएंगे। और छात्रों के लिए 300 रुपए का जो टिकट है वो निर्धारित की गई है दर। RDCA में टिकट काउंटर बनाए गए हैं। इनमें 500, 1000, 1250, 1500 रुपए के टिकट मिल पाएंगे। वहीं सिल्वर 5000, गोल्डन 6000, प्लेटिनम 7500 और कॉर्पोरेट टिकट 10,000 रुपए में मिलेंगे। 19 तारीख को दोनों टीमें रायपुर पहुंचेंगी। 20 जनवरी को दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी और 21 जनवरी को दोनों देशों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल रायपुर में 21 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला खेला जाना है। 11 जनवरी से शाम 4 बजे से ऑनलाइन टिकट मिलने शुरू हो जाएंगी। दर भी निर्धारित हैं। 500, 1000, 1250, 1500 रुपए में टिकट मिलेंगे। सिल्वर 5000, गोल्ड 6000, प्लेटिनम 7500 और कॉर्पोरेट टिकट 10,000 रुपए में मिलेंगे। और बड़ी खबर है बुरहानपुर से, जहां 24 से ज्यादा स्कूली बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। लालबाग थाना के नवोदय विद्यालय के छात्र बताया जा रहा है कि शिकार हुए हैं। इलाज के लिए बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र गौर का बयान आया है। सभी बच्चों के वायरल इन्फेक्शन होने की आशंका डॉक्टर गौर जाहिर कर रहे हैं। हालांकि फूड पॉइजनिंग बड़ी वजह बताई जा रही है। फूड पॉइजनिंग क्यों हुई, कैसे हुई, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। 24 से ज्यादा स्कूली बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। बुरहानपुर के लालबाग थाना के नवोदय विद्यालय के ये सभी छात्र बताए जा रहे हैं। सिम्टम्स वाइज तो वायरल फीवर लग रहा है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लेरिंगो ट्रैकोब्रोंकाइटिस करके होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। और साथ में कुछ बच्चों के साथ उल्टी है, पेट में दर्द है, तो सारे सिम्टम्स वायरल के ही लग रहे हैं। क्या फूड पॉइजनिंग हो सकता है? नहीं, फूड पॉइजनिंग किसी कोई हिस्ट्री नहीं है, खाने की कोई हिस्ट्री नहीं है। और फूड पॉइजनिंग में एक्सेसिव वोमिटिंग और लूज मोशन होते हैं। ऐसे लूज मोशन की कोई हिस्ट्री नहीं है ना। तो प्रथम दृष्टया अभी उपचार मिलने के बाद अब क्या हालत है बच्चों की?
अभी हमने उन्हें प्राथमिक उपचार चालू किया है, तो सिम्टोमेटिक बच्चे बेटर फील कर रहे हैं, है ना। आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन जांचें कर रहे हैं, इसमें सीबीसी की जांच कर रहे हैं और सबका कोविड एंटीजन करवा रहे हैं, क्योंकि वायरल फीवर है तो कुछ रूल आउट करना पड़ेगा वायरल में कौन सा है। और प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड के चलते बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, जिसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने कई जिलों में स्कूल के खुलने के समय में बदलाव कर दिया है। अब स्कूल खुलने का समय सुबह 7 बजे के बजाय 8 बजे कर दिया गया है। वहीं दूसरी पाली का समय 11:30 बजे से बदलकर 12:30 बजे कर दिया गया है। दोनों पालियों के समय में हुए बदलाव को लेकर राजधानी रायपुर और दुर्ग में शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। और दुर्ग से बड़ी खबर है, ट्रेडिंग कारोबारी कमलेश वैद के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। कारोबारी कमलेश वैद के घर और दफ्तर में जांच चल रही है। आयकर विभाग के सहायक आयुक्त भी कमलेश वैद के घर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 78 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लगभग 80 घंटे होने को हैं। और ट्रेडिंग कारोबारी कमलेश वैद के ठिकानों पर आईटी की जांच लगातार चल रही है। और कारोबारी कमलेश वैद के घर और दफ्तर में दोनों जगह एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दबिश दी थी। लगभग 80 घंटे होने को हैं और अभी भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जांच की जा रही है। क्या हासिल हुआ इनकम टैक्स को, यह अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन चूंकि जांच का बेहद लंबा वक्त गुजर चुका है, ऐसा माना जाना चाहिए कि आईटी डिपार्टमेंट के अफसरों को जरूर कुछ ऐसे सबूत, तथ्य या फिर दस्तावेज हाथ लगे हैं जिनसे टैक्स चोरी की पुष्टि होती है। एक बार फिर बता दें आपको, दुर्ग में व्यापारी जहां ट्रेडिंग कारोबारी कमलेश वैद के घर और दफ्तर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक साथ छापेमारी कर रहा है। कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई थी। काफी लंबा वक्त गुजर चुका है, लगभग 80 घंटे हो रहे हैं इस दबिश दिए हुए। और जांच पड़ताल अभी भी आईटी डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं वो सभी ठिकानों पर कर रहे हैं। एक साथ ये दबिश दी गई थी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके। और कोरबा के सहकारी बैंकों की शाखाओं में अव्यवस्थाओं का खामियाजा किसानों और उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। दरअसल जिले में धान की बंपर खरीदी हो रही है और धान बेचने के बाद किसान राशि निकालने के लिए बैंक पहुंच रहे हैं, लेकिन ब्रांच में ग्राहकों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बैंक में काउंटर बढ़ाने को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि प्रबंधन की ओर से अलग अलग समिति केंद्रों में रजिस्ट्रेशन के अनुसार सप्ताह में एक दिन रुपयों के लेन देन के लिए निर्धारित किया गया है, जिसकी वजह से भीड़ लग जा रही है। तो एक बार फिर बता दें, दरअसल कोरबा की सहकारी बैंकों की शाखाओं में अव्यवस्थाओं का जो खामियाजा है वो किसान और उपभोक्ता भुगत रहे हैं, उन्हें उठाना पड़ रहा है। जिले में धान की बंपर खरीदी हो रही है और धान बेचने के बाद किसान राशि निकालने के लिए बैंक पहुंच रहे हैं। नंबर तो लग गए, अभी पता नहीं वो मैनेजर के पास पड़े हैं, पास करे बर गए तुम्हारे राख डारे जाओ के बीच में। कितना आदमी आए हैं वहाँ से? हमन 6 आदमी रहे। 4। और दुर्ग से बड़ी खबर है, भिलाई हत्याकांड मामले में 17 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 17 लोगों के मिलकर वारदात को अंजाम दिया गया था। भिलाई 3 थाना क्षेत्र के हाथखोज में वारदात अंजाम दी गई थी। 2 गुटों में खूनी संघर्ष का ये मामला है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो ये बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां भिलाई हत्याकांड मामले में 17 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 17 लोगों ने एक साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था और भिलाई 3 थाना क्षेत्र के हाथखोज में ये वारदात अंजाम दी गई थी। 2 गुटों में खूनी संघर्ष का ये मामला है।
और न्यूज 18 संवाददाता मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। मिथिलेश, 17 आरोपियों की एक साथ गिरफ्तारी और डिटेल इस मामले में बताएं। देखिए प्रशांत, ये पूरा मामला है दो गुटों में संघर्ष का है। दोनों ही चोर जैसे गिरोह हैं जो आपराधिक किस्म के लोग रहे थे। इनके बीच में विवाद हुआ। रात करीब 10 बजे के बीच में इनके विवाद हुआ था। मृतक जो है वो जो है उन जो आरोपियों के घर में पहुंचे थे उनको धमकाया गया था। इस संबंध में उन्होंने जो आरोपी अभी हैं उन लोग ने कुछ थाने में रिपोर्ट भी की थी कि मारपीट कर रहे हैं कुछ युवक। लेकिन ये जो पूरा यह सुनियोजित तरीके से इन लोग ने किया कि कुछ लोग थाने में जाकर रिपोर्ट करने के लिए गए और कुछ लोग वहां पर रह गए। उन दोनों को वहां पर बुलाया गया और उनकी इतनी बेरहमी से हत्या की गई है कि बार बार उनको मरने के बाद भी उनके सर पर पत्थर पटके जा रहे थे, लाठियों से वार किया जा रहा था। और ये पूरे आपसी विवाद का ही मामला है। इस पूरे मामले में पुलिस की एक बड़ी सराहनीय, एक बड़ी सफलता बोल सकते हैं कि रातों रात पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और 17 लोग अभी गिरफ्तार किए गए। पूरे मामले का खुलासा भी थोड़ी देर बाद होगा जब दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव इस पूरे मामले के बारे में बताएंगे। लेकिन ये अभी जो पूरी तरह से जो जानकारी प्राप्त हुई है वो यही है कि दो लोगों के बीच का ये संघर्ष है और आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। आपसी क्षेत्र में जो है वो अपने वर्चस्व कायम करने के लिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तो अभी और भी इसमें बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। कुछ देर बाद में सारी स्थिति स्पष्ट हो पाई। बिल्कुल, जल्द ही इस मामले में हो सकता है कि कुछ और परतें खुल जाएं इस मामले से जुड़ी हुई। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मिथिलेश। आगे बढ़ेगी हरदा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र पटेल पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। जनपद अध्यक्ष पति धर्मेंद्र पटेल पर मामला दर्ज हुआ है। युवक के साथ जमकर मारपीट की गई थी। 9 दिसंबर को बैटरी चोरी के शक में मारपीट की गई थी और मारपीट के बाद युवक की मौत हो गई थी। घटना को एक्सीडेंट के रूप देकर डंपर चढ़ाया गया था। पुलिस ने 3 आरोपियों पर केस भी दर्ज किया है। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, 2 अभी भी फरार हैं। तो ये बड़ी खबर है। हरदा का ये मामला है जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता धर्मेंद्र पटेल पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। जनपद अध्यक्ष पति धर्मेंद्र पटेल पर यह मामला दर्ज हुआ है और एक युवक के साथ जमकर मारपीट की गई थी। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को बैटरी चोरी के शक में युवक के साथ मारपीट हुई थी और मारपीट के बाद युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद युवक की हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उसके ऊपर डंपर चढ़ाया गया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को पर केस दर्ज किया है और इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। ये बड़ा मामला हरदा से, जहां कांग्रेस नेता धर्मेंद्र पटेल पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। जनपद अध्यक्ष पति हैं धर्मेंद्र पटेल, जिनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है इन पर कि एक युवक के साथ पहले जमकर मारपीट की गई और उसके बाद जब उसकी मौत हो गई, मारपीट के बाद उसके ऊपर डंपर भी चढ़ाया गया एक्सीडेंट का रूप देने के लिए। तो 9 दिसंबर को बैटरी चोरी के शक में मारपीट की गई थी युवक से। और दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण पर चिंता जताई है। जबरन और धोखे से धर्मांतरण पर चिंता जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट ने। धर्मांतरण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के वकील को चेतावनी दी है। धर्मांतरण को राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। ये किसी एक राज्य से जुड़ा मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के वकील को चेतावनी दी है। धर्मांतरण का मुद्दा एक गंभीर मामला है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। 7 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, चिंता जताई है और जबरन और धोखे से धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। दरअसल धर्मांतरण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार के वकील को चेतावनी भी दी। कहा कि धर्मांतरण को राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। यह किसी एक राज्य से जुड़ा मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के वकील को चेतावनी दी है।
तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल धर्मांतरण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। धर्मांतरण मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और जबरन और धोखे से धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। और न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कई राज्यों में ये इस वक्त धर्मांतरण के मुद्दे जमकर गरमाए हुए हैं। स्वतः सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, क्या कुछ और कहा है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से इस पूरे मामले को लेकर न केवल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, बल्कि ये भी कहा है कि जिस तरह पूरे देश भर के कई राज्यों में धर्मांतरण का मामला सामने निकल कर आ रहा है, ये बेहद गंभीर मामला है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील और अटॉर्नी जनरल को कहा है कि वो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करे और ये बताए कि केंद्र सरकार इस दिशा में क्या कुछ कदम उठा सकती है, क्योंकि ये याचिका एक्चुअली अश्वनी उपाध्याय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और मांग की गई थी कि इस पूरे मामले को लेकर एक कठोर कानून बनाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जानकारी कई राज्यों के द्वारा दी गई और ये कहा गया है कि धर्मांतरण कानून को लेकर केंद्र राज्यों के द्वारा कुछ मजबूत कानून बनाए गए हैं, लेकिन पूरे देश भर में क्या उस कानून को लागू किया जा सकता है या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अब आने वाले समय में विचार करेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए फिलहाल मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि वो अपना स्टैंड क्लियर करें और ये बताए कि इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो बड़ी टिप्पणी थी वो यही थी कि ये केवल एक राज्य का मामला नहीं, बल्कि ये एक बड़ा और कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। लिहाजा इस पूरे मामले पर सरकारों को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है और उसको राजनीति इस पूरे मुद्दे को लेकर ना करे। अब सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को दोबारा इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और देखना बेहद अहम होगा कि केंद्र सरकार का इस पूरे मामले पर क्या कुछ स्टैंड आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल देश भर के कई राज्यों में जिस तरह की धर्मांतरण की एक लाइन बिल्कुल स्पष्ट है कि इस पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। गंभीर मसला है ये। बहुत शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। छतरपुर से बड़ी खबर है। एम्बुलेंस और डंपर के बीच भीषण टक्कर हुई है। छतरपुर में हादसे में गर्भवती सहित 2 महिलाओं की मौत हो गई है। हादसे में 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के दौरान यह हादसा हुआ है। छत्रसाल चौक के पास डंपर से एम्बुलेंस जा टकराई। तो ये बड़ी खबर है छतरपुर से, जहां एम्बुलेंस और डंपर के बीच भीषण टक्कर हो गई है। हादसे में गर्भवती सहित 2 महिलाओं की जान चली गई है और 3 अन्य लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों को अब जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के दौरान बताया जा रहा है कि ये हादसा पेश आया था। छतरपुर का छत्रसाल चौक, जहां डंपर और एम्बुलेंस टकरा गई। तो आपको एक बार फिर बता दें, बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है छतरपुर में। एम्बुलेंस और डंपर की भीषण टक्कर हो गई, जबरदस्त टक्कर हो गई। इसमें 2 महिलाओं की जान चली गई, जिनमें एक गर्भवती महिला शामिल है। हादसे में 3 दूसरे लोग भी घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। आपको बता दें कि गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के दौरान यह हादसा पेश आया था। हालांकि बेहद व्यस्त चौराहों में से एक छतरपुर का छत्रसाल चौक। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में वृद्ध महिला ने रिकॉर्ड बनाया है। 60 साल की महिला ने फुगड़ी में रिकॉर्ड बनाया है। गरियाबंद की वृद्ध महिला ने, आपको बता दें कि रिकॉर्ड कायम किया। 1 घंटे 31 मिनट तक फुगड़ी की रिकॉर्ड बनाने के बाद वृद्ध महिला का बयान आया है। यह बोरेबासी का कमाल, ये दावा कर रही है वृद्ध महिला। ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में वृद्ध महिला ने रिकॉर्ड कायम किया है।
में और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जो खेल हैं, पारंपरिक खेल है छत्तीसगढ़ के, और उस पर जो है जिन लोगों ने संभाग जीता उसके बाद में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फुगड़ी खेला जा रहा है, उसके साथ ही रस्सा कसी, और इन्होंने फुगड़ी में जो है वो रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जीती हैं। इनसे बात करते हैं, कितनी देर तक किया आप फुगड़ी? क्या नाम है? 1.5 घंटा। आसो भाई, कहाँ से आए हो? गरियाबंद। कितने उम्र है आप मन के? 7 साल के हो? हाँ। अच्छा, तो एक बार पहले जीते हो? हाँ। ओकर बाद आए हो? हाँ। तो कतका देर करे हो आप मन? 1 घंटा 31 मिनट। हाँ। और कतका जन रहे आप मन के संग? 5 जन रहे हैं। 5 जन रहे हो? हाँ। 1 घंटा तक कर ले हो? हाँ। का मतलब अतका ताकत के राज का है? हमेशा फुगड़ी प्रैक्टिस करते होगा? नहीं। क्या खाते हो आप मन बताओ? बासी भात बोले बासी। महू नहीं बैठ सको ना, बैठ नहीं सको नॉर्मली अतका देर। हमन इसने खासन बोले बासी चटनी। बासी चटनी मुख्यमंत्री भी बताते हैं। अच्छा, थोड़ा करके दिखाओ ना। तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल है। जो लोग बहुत लंबे समय तक वर्कआउट करते हैं, जिम में मेहनत करते हैं, वो भी शायद 1 घंटा 30 मिनट तक के इस तरीके से जो है वो फुगड़ी ना कर पाएँ। और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से घुटनों में, पैरों में जोर लगता है। 60 साल की महिला अगर 1.5 घंटे तक फुगड़ी करती है तो सोचना चाहिए। और ऐसे समय में जब कोई खास वो डाइट प्लान नहीं करते हैं, उनका कहना है कि बोरेबासी खाते हैं, खेतों में काम करते हैं, और ये मेहनत ही जो है वो हमारी जो ताकत का राज है। अगर हम बात करें तो लगातार पारंपरिक खेलों को लेकर जो लगातार पारंपरिक खेल लोग भूलते जा रहे थे, जाहिर तौर पर आयोजन के जरिए एक बार फिर से जो लोग प्रतिभागी हैं उनका कहना है कि बचपन जीने का तो मौका मिला है। साथ ही गांव की महिलाओं का कहना है कि बाहर सबसे मिलने का मौका मिला है, राजधानी रायपुर इंडोर अलग अलग स्टेडियम देखने का मौका मिला है। लेकिन इसके साथ ही ये और एक बात और है कि जब पूरी दुनिया मोबाइल पर ही अगर हम बात करें, युवा पीढ़ी खासतौर पर मोबाइल पर ही सेंटर्ड रहती है और उसके चलते कई सारी बीमारियों के शिकार वो हो रहे हैं। ऐसे में इस तरह के परंपरागत खेल जब वापस लौट के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसे एक अच्छी उम्मीद के तौर पे देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।